हाँ भाई। अपन का चैप्टर सेकंड वाला ही तो चल रहा था। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। एक इससे पहले ये अपन के दो टॉपिक थे फर्स्ट चैप्टर में, थोड़े से मिस हो गए। मैंने भी ध्यान से देखा नहीं, वैसे तो है तो रिएक्शन से ये भी। सर ने बोला था कि इन बच्चों को नोट्स भी साथ में प्रोवाइड करवाओ, जितनी क्लास से होगी उनके। तो वो भी काम चल रहा है, आधे का हो गया लगभग, आधे का आज हो जाएगा, तो कल आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। फर्स्ट चैप्टर का जितना जो पढ़ाया था ना वो पूरा आज ही देख रहा था, वो समझ में आ गया। अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उसके समीकरण हैं, तो उसमें ये भी दो टॉपिक हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो थोड़े से आज इसके ऊपर भी अपन क्या है डिस्कस कर लेते हैं, है ना। उसके बाद में अपन उस चैप्टर पे जाएंगे। वैसे तो ये जो मैटर पढ़ाया हुआ है उसी से बीच में से ही निकलेंगे, आपके ध्यान में भी आ जाएंगे अपन जैसे ही इसको पढ़ाएंगे ना, दिमाग में आ जाएगा। देखो, एक तो संक्षारण है, इसको इंग्लिश में वैसे तो कोरिजन बोलते हैं। संक्षारण का मतलब जैसे सर हिंदी के सर आपको पढ़ाते हैं क्षरण होना, किसी भी जैसे मेटल्स की लेयर होती है वो क्षरण होने लग जाती है धीरे धीरे। एक तो जैसे कोई मेटल्स हो, है ना, मेटल्स को जैसे मैं ब्रेक डाउन करूँ, इसको तोड़ूं, है ना, तो जैसे ही तोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट टूटेगी। भाई एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको अगर अपन तोड़ें तो आसानी से वो टूट जाएगा। और लकड़ी के बजाय अपन कोई आयरन की रोड ले, मतलब लोहे की कोई छड़ ले, इसको अगर मैं तोड़ूं तो नहीं टूटेगी। ठीक है। अगर उसको एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में रखें कुछ दिनों के लिए, तो आपको पता है कि धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्षरण होने लग जाएगा। वो टूटेगी कैसे? लेयर बाय लेयर, परत से। ऐसे नहीं टूटेगी, परत से टूटेगी। तो किसी भी लोहे की वस्तु के धीरे धीरे क्षरण होना ही अपन उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। और आम भाषा में बोलूं, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूं, तो अपन एक नाम, एक वर्ड यूज में लेते हैं, जंग लगना। उसको अपन क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, है ना। जंग लग जाता है ना लोहे पे। तो उसके अंदर क्या होता है कि देखो, अब आपको वो भी लिखवाऊंगा, 1 से 30 तक आज एलिमेंट्स भी लिखवाऊंगा, वो भी आपको याद करके आने हैं, क्योंकि जो ये 3-4 चैप्टर है केमिकल्स वाले, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड बेस, साल्ट और कार्बन इट्स कंपाउंड कार्बन, इसके इन चारों के अंदर क्या है, ये मेटल्स ही चलेंगे 130 तक। तो थोड़ा सा वो भी आपको मैं करवाऊंगा, अभी आप थोड़ी देर बाद में लिखवाऊंगा वो भी। तो पहले इसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा कर ले। देखो, कोरिजन होता क्या है कि कोई भी, अब यहीं से ही समझ में आ जाता है कि लोहा, लोहे को विश्व अपन क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं, है ना। वैसे तो पेरियोडिक आवर्त सारणी में 26 नंबर पे होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 26 होता है, 26। आयरन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ वर्ड है आवर्त सारणी के अंदर, कुछ तत्व ऐसे हैं कि उनको अपने लैटिन भाषा में ज्यादा यूज में लेते हैं। वैसे तो लैटिन भाषा में होते हैं, कुछ वर्ड है, जैसे एक तो आपका संक्षारण हो गया, सॉरी आपका आयरन, एक आपका होता है सोडियम, है ना। सोडियम के बाद में एक होता है आपका एफी, एक होता है आपका ओरम, एक होता है आपका एच, एक होता है आपका पारा, एक होता है लेड, सीसा, है ना। इन वर्डों को क्या है, अपन सबसे ज्यादा लैटिन वर्ड में काम में लेते हैं। लैटिन वर्ड्स कैसे होते हैं कि अपन, जैसे ही आप आईयूपीएसी पढ़ोगे, आईयूपीएसी पढ़ोगे तो इसके अंदर अपन नाम बोलते हैं, जैसे आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि अपन के एक, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। अब देखो क्या होता है
अपन की कहावत भी है, वैसे बोलते हैं कि घाट घाट पे पानी बदले, घाट घाट पे वाणी बदले। ऐसे बोलते हैं कि कुछ किलोमीटर के बाद में पानी का स्वाद भी होता है, वो चेंज हो जाता है, और वाणी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अपन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे कुछ मैटर्स को अपन अलग अलग भाषा में बोलते हैं। भाई चावल है तो चावल भी बोल रहे हैं, कोई अक्षत भी बोल रहा होगा, है ना। तो अलग अलग देश में जाएं तो वर्ड रूट्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, नाम से अलग अलग जानेंगे। तो ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या कहती है कि अपन एक लैंग्वेज पकड़ ले या एक लोकल नेम पकड़ ले, वही नाम क्या करते हैं पूरे। अब जैसे सोडियम है, सोडियम को वैसे लेटिन वर्ड में बोलते हैं नेट्रियम, ठीक है। जैसे आयरन बोल रहा हूँ इसका, वैसे होता है ये फेरियम है, या फेरस बोलते हैं इसको। ये प्यूबिक होता है, ये आपका ओरम होता है। ओरम मतलब गोल्ड, सोना, है ना। वैसे तो गोल्ड है, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं आईयूपीएसी में, एयू से। ये जैसे चांदी हो गई, सिल्वर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्जेंटनम बोल रहा हूँ। ये पारा हो गया, इसको हैंगनेम बोल रहे हैं, एचजी। तो ये क्या होते हैं, लेटिन वर्ड होते हैं, है ना। तो वैसे ही ये आयरन है ना, ये आयरन भी लेटिन वर्ड है, इसको फेरस बोलते हैं या फेरियम बोलते हैं। और वैसे अपन यूज में क्या लेते हैं, आयरन बोलते हैं, आयरन का मतलब लो हो गया। वैसे जैसे सोर्स बोलते हैं, नेचुरल सोर्स बोलते हैं। जैसे बोलो कि पालक होता है, कि पालक के अंदर आयरन के सोर्स होते हैं भाई, आयरन का मतलब लो तत्व हो गया उसके अंदर, है ना, आयरन एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखा। अब ये आपका 11 पर आता है, ये आपका 26 पे आता है, ये आपका 79 पे आता है, ये 47 पे आता है, ये 81 पे आता है। तो ये अलग अलग इसके अपन और सारणी पढ़ेंगे तब इनके क्रम भी पढ़ लेंगे। अब देखो, अब इसको सपोज करो कि मैंने क्या बोला था कि किसी भी कोई मेटल्स है, उसको मैं वायुमंडल में रख दूं बाहर, या किसी सराउंडिंग में बाहर रख दे, तो उसके ऊपर धीरे धीरे वायु लगेगी, ऑक्सीजन, ठीक है, नमी लगेगी। तो ये जब किसी भी मेटल्स के ऊपर ऑक्सीजन या पानी की ह्यूमिडिटी या आर्द्रता लगे, तो धीरे धीरे उस धातु का क्या होने लग जाता है, क्षरण होने लग जाता है। उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। सिंपल सा। अब इसका कभी कभार क्या होता है, एग्जाम के अंदर इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन का, लोहे पे जंग लगने का रासायनिक सूत्र। अब इसके अंदर देखो आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, पानी के मॉलिक्यूल्स भी है। तो सीधा सा आपको यही ध्यान में रखना है कि जैसे कोई लोहे का टुकड़ा होगा, आयरन है, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन लगी, और ऑक्सीजन के साथ में पानी की ड्रॉपलेट्स या ह्यूमिडिटी, नमी लगी, तो उससे क्या होता है, लोहे के टुकड़े के अंदर, ये कोई लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ऑक्सीजन और पानी के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर पड़े रहेंगे, धूप भी लगेगी इसको, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस लेयरिंग के अंदर की तरफ चली जाएगी, और वहां से आपने देखा होगा लोहे के ऊपर एक प्रकार की परत हो जाती है ऐसी, लेयर बाय लेयर, है ना। तो वो क्या उधड़ने लग जाती है, या लेयरिंग क्षरण होने लग जाता है उसका। तो वो लोहा डायरेक्ट नहीं टूटता है, लोहा कैसे टूटेगा, धीरे धीरे क्षरण होने के बाद में। इसी पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, या अपन का कोरिजन कहते हैं, इसको संक्षारण कहते हैं, क्षरण होना। क्या बोलते हैं, क्षरण होने को अपन क्या बोलते हैं, किसी भी वस्तु को, इसको बोलते हैं अपन संक्षारण, ठीक है। चलो, एक बात तो ये हो गई। सर इसके बचाव क्या होंगे, प्रिवेंट क्या लें इसके बचाव के लिए। हाँ, हाँ बिल्कुल पेंट होता है। अपन इसके बचाव के भी तो उपाय होते हैं ना, तो अपन उसमें ले लेते हैं, बाई ऑयलिंग ले लेते हैं, बाई पेंटिंग भी कर देते हैं, है ना। एक गैल्वेनाइजेशन बोर होते हैं, वो भी पढ़ाएंगे, या सद लेपन। अब देखो, घरों के अंदर अपन कोई भी लोहे की रोड होती है, उसको अगर काम में लेते हैं, आप लोगों को पता होगा, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं भाई, ऑयलिंग करना। फेरस ऑक्साइड होता है लाल कलर का, उसके ऊपर लोहे का कोई गाटर होता है ना, उसके ऊपर अपन लाल कलर के क्या करते थे, पहले तो क्या करते हैं, एक रेगमाल आता है ना, रेगमाल से अपन क्या करते हैं, उसको घिसते हैं। घिसते इसलिए हैं कि जहाँ से अपन लेके आ रहे हैं, हो सके वो बाहर वातावरण में, बाहर खुले में पड़ा हो, तो पहले भी वो थोड़ी बहुत नमी ले लेता है, तो उसके ऊपर जैसे ही अपन उसको रेगमाल को रगड़ते हैं ना, तो वो पाली उसके ऊपर लेयरिंग होती है, क्षरण हुई थोड़ी बहुत पतली परत, वो उतर जाती है।
फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। अब ऑक्साइड की परत सजाएंगे तो नमी को वो पकड़ नहीं पाएगा, पानी को पकड़ नहीं पाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर स्प्लिट नहीं रहेगी, वो फिसल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं, एक तो आपका क्या करोगे, बाई ऑयलिंग यानी पेंटिंग, ऑयल चढ़ाना मतलब। ठीक है, सेकंड अपन क्या करेंगे, पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब क्या हो जाता है, उसके ऊपर कलर कर देते हैं। आपने देखा होगा जहां पे बीम होती है ना, उसको जहां से दबाते हैं उसके ऊपर तो ब्लैक कोटिंग कर देते हैं, काला कलर करते हैं, सभी का देखा हो। बीच में से अपन जो भी कलर हो वो ओपन कर देते हैं। कलर क्या करता है, इसको स्मूथनेस बना के रखता है, इसको चिकना। तो जैसे ही पानी की बूंद इसके ऊपर गिरेगी वो स्प्लिट हो जाएगी, फिसल जाएगी, तो उस पर जंग लगने की संभावना क्या होती है, कम होती है। एक और होता है, उसको अपन बोलते हैं, देखो एक तो होगा ऑयल के द्वारा। ये क्या हो गया अभी, किससे करूं? अच्छा अच्छा। एक तो अपन क्या करेंगे, ऑयलिंग द्वारा या पेंट करके। एक बोलते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में एक अपन परिभाषित करते हैं तो यसद लेपन बोलते हैं। यसद लेपन क्या होगा, कोई भी मेटल्स होता है ना, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत? जिंक की परत। अब आपको पता है कि ये लोहे का टुकड़ा, इसके ऊपर जैसे जेडन हो गया जिंक की, जिंक की इसके ऊपर क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और जिंक की परत चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाता है, और ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर जिंक की परत क्यों? तो जिंक देखो आप, जिंक वैसे तो 30 नंबर पे आता है, 30 नंबर पे, है ना। और उसका जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं ना, तो पूरा का पूरा वो कंप्लीट रहता है, किसी से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। तो अपन एक तरह से इसको भी क्या मान सकते हैं, स्टेबल मान सकते हैं। तो जिंक की जैसी कोटिंग करेंगे, उसके ऊपर पॉलिश करेंगे ना, तो वो भी क्या करेगा, एक तरह से इनको बचाएगा। अब एलॉयली होती है, जितनी भी मिश्र धातुएं होती है ना, कॉपर को जिंक के मिला के पीतल बना रहे हैं, कॉपर को टीन के साथ में मिलाकर के कांसा बना रहे हैं, ब्रोंज बना रहे हैं, ये सब धातुएं होती है ना, ये मिक्सअप करके बनाते हैं अपन। दो धातुओं को मिक्स कर देते तो मिश्र धातु बन जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि इसकी यूज कहाँ पे, इनके यूज कहाँ पे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, समुद्र के अंदर भी बीम बनाते हैं स्टील की। समुद्र के अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार का कंटेंट्स होते हैं, उसको डुबो करके वहां से समुद्र का पानी खाली करके वहां पे क्या करते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, शरण से बताया, क्योंकि बीम होते हैं वो कहाँ रहते हैं, समुद्र के अंदर पानी के बीचों बीच, इसलिए वहां पे क्या है, जंग ना लगे, इसलिए अपन इसको करते हैं। एक तो हो गया कोरिजन। ठीक है, इसके अपन इसमें नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर्मूले वॉर्मूले सब, ये वैसे तो ये फॉर्मूला होता है इसका। एक आपका आता है रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत ग्रंथिता, बोलते हैं विकृत ग्रंथिता बोलते हैं इसको। एक मैं इसको नाम लूं तो डिस्ट्रॉयड भी बोल सकता हूं, अपभ्रंश भी। ठीक है, डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होती है, कोई भी पैकिंग की वस्तु ऑब्जेक्ट हो, कोई की पैकिंग का ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई भी डिब्बाबंद चीजें हो, है ना, वो काफी समय तक सुरक्षित रहे। अपन के प्रीमेट प्राचीन चीजें भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, अपने बुजुर्ग जो काम में लेते थे ना कंसेप्ट, वो भी अच्छा हुआ करते थे। भाई अनाज हो गया तो वो क्या करते थे, कोई इस प्रकार से मटके का आवरण बनाते थे। मटके का आवरण, जैसे मान लो या तो मटका होता था, मटके के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के सीड्स बीज वगैरह डाल देते हैं ना, जो बचा हुआ था, उसके ऊपर उसको प्रोसेस को पूरा का पूरा ऊपर ढक्कन होता ना, उसको बंद कर देते थे किसी भी तरीके से लेप वगैरह करके के। तो न तो बाहर की हवा अंदर आए और न ही अंदर से बाहर की तरफ जाए, है ना। तो वो क्या करते थे, सुरक्षित रहते थे। तो वैसे ये क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं कि क्रियाशील गैस को नहीं डालते हैं उसके अंदर। क्रियाशील गैस को डालोगे तो वो तुरंत चीजें क्या हो जाएंगी, वातावरण से ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद में वो खराब हो जाती है। तो इसलिए इसमें क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं। अब आपने देखा होगा 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, 5 ग्राम का आता है, 7 ग्राम उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। अपन को देखने में क्या लगता है साइज में कि इसमें काफी सारी होती है ना, अपन जैसे ही रेपर को कट आउट करते हैं, नाइट्रोजन बाहर और उसमें मटेरियल होता है वो होता है। अब उसको आप थोड़े दिन रखो, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वातावरण से, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत होती चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इन चीजों को, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ये दो आपके टॉपिक थे जो छूटे हुए थे, मैंने करवा दिया, और इसको मैं नोट्स में मेंशन भी करवा दूंगा। आगे देखो आप। अच्छा,
इसमें कोटिंग वाले में और भी हो जाता है, जैसे एक अपन बोलते हैं ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, है ना, चांदी का काला पड़ना भी, चांदी भी काली हो जाती है समय के अनुसार। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, है ना, तांबा भी क्या हो जाता है, कॉपर भी क्या हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है कुछ समय पश्चात, अगर पानी के अंदर अपन रेगुलर उसको यूज में लेना तो वो भी हरी कलर की एक काई हो जाती है ग्रीन कलर की, तो वो भी क्या होती है, ये सब इस कोरिजन के एग्जाम्पल है। अब आज आगे आते हैं अपने इस टॉपिक पे, ये दो थोड़े रह गए, अपन थोड़ा सा इनको समझा देते हैं, बाकी ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे। संकेत भी बोल सकते हैं, सिंबल भी बोल सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात। चलो आप लिख लो 130 तक कॉपी के अंदर। नाइट्रोजन, हीलियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, 30 तक ही लिखवाएंगे आपको। एक इसमें ये भी ध्यान में रखना साथ साथ में कि जहां पे एलिमेंट्स दो वर्ड्स में आए, है ना, तो फर्स्ट वाला होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और सेकंड वाला कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना, ऐसे नहीं हो कि दोनों को अपन साथ में छोटे वर्ड में लिख लें। हाइड्रोजन का एच होगा, हीलियम का एच, लिथियम का एल, बेरिलियम का बी, बोरॉन का बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ और नियोन का एन।
मिटा दूं क्या? इससे हो जाता है, इससे हो जाता है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, यही मैं पूछ रहा था कल। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अन्य, एमजी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस टेबल के अंदर दो एलिमेंट्स है, एक तो सोडियम है आपके 11 नंबर पे, इसका लैटिन वर्ड होता है वो नेट्रियम होता है। एक आपका 19 नंबर पर पोटेशियम। अब पोटेशियम में होना तो चाहिए था पी, अपन लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? केलियम बोलते हैं भाई। ये अलग अलग वर्ड रूप लैटिन भाषा के शब्द है। जैसे अपन बोल रहे हैं गोल्ड, है ना, होना तो चाहिए उसके रेफरेंस के हिसाब से। अपन लिख रहे हैं एयू, है ना, ओरम, तो ये लैटिन भाषा के वर्ड है। लिख लिया क्या? ये भी अच्छा काम है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
इसमें खाली 26 वाला है, 26 वाला आयरन, ये इसमें एफ ही लिखते हैं, फेरियम होता है ये लैटिन भाषा का वर्ड में आता है ये भी एक। बाकी तो एज इट सेम ही है, जैसे अपन नाम बोल रहे हैं वैसे वैसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इतने 130 तक आप याद रख लो। इतने में आपके क्या है, जितने भी कोई भी रिएक्शन होगी ना जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उतने में आपका काम हो जाएगा। आगे अपन को चलने की आवश्यकता है नहीं। कुछ वर्ड आएंगे ऐसे, कोई एलिमेंट्स आएंगे तो आपको उनके सीरियल नंबर और उनके प्रतीक चिन्ह सिंबल जो भी होंगे वो आपको बताते जाएंगे साथ में। जैसे कभी कभार सिल्वर पूछ लेते हैं ना, अपन ने पढ़ा भी था सनलाइट वाली रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड की सिल्वर ब्रोमाइड की करवाई थी, है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, सिल्वर आ जाए तो सिल्वर का होता वैसे आपके सिंबल तो एजी होता है ना, और उसका जो सीरियल नंबर होता है वो 47 होता है, ठीक है ना। अब याद कैसे रखोगे, तो याद तो भाई मेरे भी याद इतनी नहीं रहती हो, तो उसके भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स वे होता ही होगा। आप ऐसे मान लो भारत आज़ाद कब हुआ था, अगस्त 1947 को, तो एजी 47, सिल्वर कितने नंबर पे आएगा, 47 पे आएगा। अब ऐसे याद करना पड़ेगा, वैसे तो पूरा याद होगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। वैसे पूरी पीरियोडिक टेबल अब 117 एलिमेंट्स है तो वो अब ऐसे थोड़ी याद करूँ। आगे जैसे मान लो जिंक से है तो जिंक से आगे भी आते हैं, गैलियम भी आता है, जर्मेनियम भी आता है, आर्सेनिक भी आता है, सेलेरियम भी आता है ना, ब्रोमीन भी आता है, क्रिप्टॉन भी आता है, रुबिडियम भी आता है, स्ट्रोंशियम भी आता है, जिरकोनियम भी आता है, नायोबियम भी आता है, मोलिब्डेनम भी आता है, टेक्नीशियम भी आता है। तो वैसे थोड़ी याद, उसकी कोई सीरीज होती होगी, वैसे वैसे याद करना पड़ता है ना। यहाँ तक आप क्या करना है, 1 से 30 तक आप इनको याद कर लो, जितने कोई और आएंगे तो अपन उसको साथ में करवा देंगे। आगे देखो, अपन इसके ऊपर अपन का चैप्टर चल रहा था एसिड बेस और साल्ट पे, तुरंत इसको रिवीजन कर लेते हैं। एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। लिटमस टेस्ट इनका कैसा होगा, हाँ, बी आर, ठीक है, मतलब नीला कैसे हो जाएगा चेंज, लाल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसको किसी सॉल्यूशन के अंदर घोलेंगे तो ये अपने H+ आयनों के अंदर टूटेगा, और मेटल कोरियोड होता है ये, ठीक है, आसानी से क्या हो जाते हैं, क्षरण भी हो जाता है किसी भी प्रकार से मेटल्स को अगर अपन डुबो के रखें तो ये। और स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि एसिड आगे अम्ल की प्रोबेबिलिटी, वैसे H+ आयन क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, तो आसानी के H+ आयन ये क्या कर देंगे, तोड़ देंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसके बारे में कुछ परिचर्चा और भी की थी, इसकी रिएक्शन की थी अपन ने, आप लोगों को ध्यान में हो तो। हाँ, एसिड के बाद में अपन ने क्या किया था, अम्ल के साथ में इसमें कुछ प्राकृतिक चीजें भी थी, नेचुरल। तो नेचुरल चीजें के अंदर आपने पढ़ा होगा सर, अपन ने कर्ड भी पढ़ा था, दही के बारे में, लेक्टोबैसिलस होता है इसके अंदर, लैक्टिक एसिड होता है, आपने सर बोला था संतरा होता है, सिट्रिक भी होता है, आपने बोला सर नींबू के अंदर भी सिट्रिक होता है, सर इमली है तो इमली के अंदर भी टार्टरिक एसिड होता है ना। तो ये इसके सोर्स हो गए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा भी था, ये भी पढ़ा था साथ में कि सर ये जो इंडिकेटर होते हैं, ये सूचक होते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, है ना। और उसके बाद में उसको सिंथेटिक बोल देते हैं या संश्लेषित भी बोल देते हैं। कुछ सर ओलिफैक्टरी भी होते हैं जो गंधीय बोलते हैं, सूचक, है ना, गंध से भी अपन उनको पहचान सकते हैं। कहीं पे घर के अंदर किचन के अंदर लौंग रखा हुआ होगा कहीं पर भी, तो आसानी से पता चल जाता है कि ये लौंग है ना। उसको अगर अपन किसी प्रोडक्ट के साथ में मिक्सअप कर देते हैं तो उसकी खुशबू भी आती है, फ्लेवर्स भी होते हैं। उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा था साथ में कि सर जो प्राकृतिक होते हैं वो सर हेल्दी भी होती है अपन की, है ना, अपन ने पढ़ा था ना हल्दी वाला। तो हल्दी को भी अपन क्या करेंगे, जैसे एसिड के अंदर डाल दिया उसको, ठीक है, तो एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा। ये सब अपन ने इसको टेस्ट करके देखा था। उसके बाद में अपन ने इसके साथ में क्या किया कि सर एसिड था, तो एसिड की ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, भौतिक अवस्थाएं होगी जो अपन सामने से उसको पता कर सकते हैं। भाई अपन को हल्दी या मेहंदी में से एक को डिफाइन करना पड़े
कलर के अंदर, तो आप बोलोगे सर हेल्दी है वैसे तो येलो कलर की होती है, मेहंदी है वो थोड़ी ग्रीन कलर की होती है। आप उसका जैसे ही टेस्ट करोगे, आपको टेस्ट वो तो भौतिक टेस्ट हो गया, भी सामने से ही पता चल जाता है आंखों से ही, है ना। या अपन कोई टेस्ट कर रहे हैं, लिटमस टेस्ट कर रहे हो आप, लिटमस टेस्ट में आपको पता है कि ब्लू कलर का, नीला कलर का वो लाल हो रहा है, और लाल कलर का है वो अगर नीला हो रहा है तो उसमें बेस की भी अपन का टेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में सर बोला ये तो ये हो गया भौतिक अवस्था होगी, सर इसकी अपन रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़े, रासायनिक अवस्था। तो रासायनिक अवस्था में पढ़ने के लिए अपन ने क्या किया था, अपन ने इसके साथ में मेटल्स, अब एसिड था, इसकी क्रिया किसके साथ में करवाई थी, मेटल्स के साथ में, है ना। और किसके साथ में करवाई थी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। और किसके साथ में करवाई, सर मेटल ऑक्साइड के साथ में भी करवाई थी, इन तीनों के साथ में करवाई थी। तो आपको पता भी होगा कि जैसे ही अपन ने इनके साथ में क्रिया करवाई थी, कि सर आप बोल रहे थे कि जैसे मेटल्स की क्रिया करवाते हैं धातु की क्रिया अम्ल के साथ में, तो सर लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यही तो हुआ था। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी, अब देखो दो फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक आप बोल रहे हो सर ये मेटल्स है कोई जिंक, ठीक है, खाली मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जिंक लिखा है। आवर्त सारणी में जिंक कितने नंबर पे होगा, 30 नंबर पे होगा, अभी लिखवाया था 30 नंबर पे, ठीक है। सर अगर इसके अंदर मैं कार्बोनेट और यौगिक बना लूं, कंपाउंड बना लूं, तो सर ये जिंक कार्बोनेट बन जाता है, ये भी बात ठीक है। सर इसके अंदर अगर मैं ऑक्सीजन और ऐड कर दूं तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाता है, ये भी बात सही है। अब इन तीनों की अगर मैं क्रिया करवाऊं किसके साथ में, एसिड के साथ में, एसिड के साथ में और एसिड के साथ में। अब आप बोलोगे सर जिंक की क्रिया अगर अपन एसिड के साथ में करवा रहे हैं, और एसिड मैंने ले लिया कोई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, अच्छा कंटेंट है, अपन के इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, अम्लों का राजा भी बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। जैसे इसके साथ में करवा रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जिंक सल्फेट और H2 गैस, ठीक है। जैसे ये साल्ट बनाया, ये H2 गैस बनाई, और H2 गैस को अगर किसी भी जलती हुई चीज के प्रोडक्ट के पास में, या कैंडल के पास में कहीं, या जलती हुई मेज बॉक्स के पास में, या माचिस के पास में कहीं पर भी लेके जाओ, अगर ये स्फुलिंग हो रही है, विस्फोटक हो रही है, तो एक आवाज आएगी पॉप साउंड की, तो अपन को ये पता चल जाता है कि ये क्या है, वाकई में क्या है, हाइड्रोजन है। सेकेंड वाली देखो, सर मेटल कार्बोनेट की भी क्रिया करवा दे एसिड के साथ में, करवा दो भाई। अब आपको मैंने क्या कहा था कि अगर हाइड्रोजन अम्ल हो, ठीक है, तो ये तो कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर कोई कार्बोनेट हो तो कौन सी गैस रिलीज करेगा, CO2 गैस, कौन सी गैस करेगा, CO2 गैस। अब देखो बन क्या रहा है, सर लवण तो बनेगा ही बनेगा। अपन ने पढ़ा है कि कोई भी अम्ल जब क्षार के साथ में क्रिया करेगा, लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था, कोई भी अम्ल जब क्षार के साथ में क्रिया करेगा लवण तो जरूर बनेगा। अब बाई प्रोडक्ट और उत्पाद बोलते हैं उसको, बाई प्रोडक्ट का मतलब देखो, जैसे ये रिएक्शन है A+B, AB, ये कोई अभिकारक है, ठीक है। अभिकारक को जैसे ही मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ही अभिकारक को मैंने गर्म किया, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, गर्म कर रहा हूं सर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब सेकंड वाली रिएक्शन पर आ जाओ वापस, पहली संयोजन, दूसरी वियोजन। वियोजन का मतलब डिसोसिएशन होगा, डिकम्पोजिशन। जैसे वियोजन होगा, वियोजन को अपन तोड़ रहे हैं किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा, थर्मल किसको बोलते हैं, उष्मा को द्वारा। जैसे मैं इसको तोड़ रहा हूं, अब ये टूट रहा है, जैसे मान लो A के अंदर भी टूट गया, B के अंदर भी टूट गया, C के अंदर भी टूट रहा है, ठीक है। एक जो मेन प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लो ये A और B मेन प्रोडक्ट है इसके संगत कोई भी लवण में, ठीक है। और भी अगर कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको देखो इनको तो बोलेंगे उत्पाद, इनको बोलेंगे उप उत्पाद, मतलब बाई प्रोडक्ट साथ में। और जैसे मैं किसी फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को मैं गर्म करूं, इतना गर्म करूं फेरस सल्फेट को चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश जानते हो क्या होते हैं, जैसे अपन क्या करेंगे, कोई भी केमिकल्स को जैसे रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपन को पता है कि कभी भी ऐसे समझो, थोड़ा सा घर के अंदर अचार होता है,
अचार को अपन कभी भी स्टील की बर्तन के अंदर नहीं रखते, अपन क्या रहते, कांच के कंटेनर में रखते हैं उसको। रीजन ये है क्योंकि मेटल्स में रहेगा, और किसी भी प्रकार का कोई अचार होगा वो अगर खट्टा है तो मेटल्स और खट्टे का दोनों का क्या हो जाएगा, रिएक्शन करेगी। भाई एसिड हो से एसिड थोड़ा ही मात्रा में, जैसे सिट्रिक एसिड है उसके अंदर अम्ल है थोड़ा सा, अगर वो जिंक के या किसी भी मेटल्स के साथ में क्रिया करेगा तो कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट या साल्ट तो बनाएगा, इसलिए अपन उसको किस में रखते हैं, कांच के कंटेनर में रखते हैं। यहाँ पे जैसे फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट के अंदर क्या होता है कि उसके एक मिट्टी की बॉल होती है, छोटी कटोरी बोलते हैं घर के अंदर, जैसे चिकनी मिट्टी की, ठीक है, उसके अंदर फेरस सल्फेट को जैसे डालते हैं ना तो वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और फेरिक ऑक्साइड के साथ में उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट और बनेगा। कैसे देख लो थोड़ा सा, अब याद ही आगे ना, ये देखो इसको मैं गर्म कर रहा हूं, ये देखो जैसे ही फेरस सल्फेट को अपन ने गर्म किया तो ये किस में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, और कौन सी गैस बनाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बनाएगा और सल्फर डाई ऑक्साइड भी बनाएगा। अब आ जाओ रीजन पे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर, ये जिंक कार्बोनेट, अब संगत लवण तो कोई भी बना लिया, जैसे मान लो ZnCO, ZnCO2 मेटल ले लेते हैं कोई भी इसके साथ में, जिंक कार्बोनेट के साथ में, चलो कार्बोनेट के साथ में CO2 गैस निकलेगी बाहर, कौन सी गैस निकलेगी, CO2, और साल्ट बनेगा लवण, और वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, जहां तक संभावना हो पानी के अणु भी बनेंगे। एक मैंने ये भी बताया कि जिंक ऑक्साइड, ये देखो जिंक ऑक्साइड, अब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बोल रहे हैं। देखो थोड़ा सा वर्ड को समझ लेना, शब्दों को, एक मैं बोल रहा हूं ओनली फॉर जिंक, वो खाली जिंक की है, एक मैं बोल रहा हूं जिंक कार्बोनेट, तो इसके साथ में देखो जिंक के साथ में क्या आ गया, CO3 आ गया, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, जिंक कार्बोनेट। एक मैं खाली बोल रहा हूं जिंक ऑक्साइड, तो मैंने क्या लिखा, ZnO। अब ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के साथ में मान लो मैं किसी क्रिया करवा दूं, एसिड की क्रिया करवा दूं, कोई भी एसिड ले ले, चलो HCl ले लेते हैं भाई, ये लो HCl, HCl कितने मोल ले लूं, 2 मोल ले लो सर, HCl कितने मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए। अब देखो ये जिंक और ये Cl कहाँ चला जाएगा, साल्ट बना लिया, क्या बनाएगा, ZnCl2, क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड, साथ में क्या बचा, 2H और ऑक्सीजन, क्या बना लिया, पानी के मॉलिक्यूल्स बना लिए। अभी जैसे ही अपन क्या करेंगे, इन तीनों रिएक्शन को अपन को क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया कि सर आपने कल एक रिएक्शन ये भी बताई थी, Na2CO3 की, सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट, एक सर आपने ये भी लिखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका कुकिंग सोडा हो गया, ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया, एक खाने का सोडा हो गया, एक धोने का सोडा हो गया। मैंने बोला कि हर चीज याद नहीं हो तो ट्रिक से याद होगी, परीक्षा के अंदर दोनों आ जाए तो इसको ध्यान में रख लेना। अगर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन का मतलब होम होता है, और जहाँ पे घर होगा तो वहाँ पे किचन तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये किसके फॉर्मूला हो गया, खाने का सोडे का हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे इनके साथ में क्रिया करवाएंगे, आप देखो दोनों के अंदर क्या है, कार्बोनेट है। अब कार्बोनेट है इसका मतलब CO2 गैस बाहर निकलेगी। घरों के अंदर अपन कोई मेकिंग चीज बना लेते हैं, है ना, अब जैसे ही आप कोई चीज बनाते हो घर के अंदर, आपने देखा होगा कि जैसे घर के अंदर अपन समोसे बना रहे हैं, एक मार्केट से लेके आ रहे हैं, दोनों के अंदर अंतर पता है क्या आप लोगों को, अपन जो घर के अंदर बनाते हैं वो पिचके हुए बन जाते हैं अपन के, और बाहर बनाते हुए वो फूले हुए मिलेंगे आपको, सही अंदर से मटेरियल कम ही क्यों ना हो। रीजन, वो क्या करते हैं, बाहर से बेकिंग सोडा क्या डालते हैं, खूब डालते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा खूब डालेंगे तो आप बताओ जैसे ही बेकिंग सोडे के अंदर रिएक्शन होगी कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2, और CO2 बाहर निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और अपन घर के अंदर ऐसे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं डालते होंगे तो वो क्या रह जाते, जैसे एज इट प्रीपोजिशन रहती है वैसे का ही वैसे रह जाता है। तो अम्ल क्या करेंगे, ये दोनों के साथ में क्रिया करेंगे। तो ये ध्यान में रखना, कोई भी अम्ल जब जिंक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट या ऑक्साइड के साथ में अगर क्रिया कर रहे हैं तो लगभग ध्यान में रख लेना, जहां पर कार्बोनेट होगा वो तो CO2 गैस रिलीज करेंगे, ठीक है,
और जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर, उसके संगत में साथ में कोई लवण भी बन सकता है और पानी के मॉलिक्यूल्स भी बन सकते हैं। ये आपका क्या है, एसिड का। उसके बाद में आप देखो बेस, बेस की स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, क्या बताए, स्वाद में कैसा होगा आपका, है कड़वा। लिटमस टेस्ट उसका कैसा होगा, आरबी। अच्छा, और अगर उसको सोल्यूबल करें पानी के अंदर, कौन से आयन में टूटेंगे, OH नेगेटिव को क्या बोल रहे हो, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलोगे, हाइड्रोक्साइड आयन बोलोगे। ठीक है। उसके बाद में गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। और स्मूथ भी होता है वैसे थोड़ा सा वो। स्मूथ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर उसका हाथ के अंदर हथेलियों पे लेके उसको रफ करे ना तो थोड़ा सा वो आपको चिकना भी लगेगा। ठीक है। और इसके बारे में अगर अपन इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करें तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ही अपन बेस की क्रिया करवाएं किसी मेटल्स के साथ में, क्या करवाएंगे, बेस की क्रिया करवा रहे हो मेटल्स के साथ में, सर लवण बनेगा, H2 गैस बनेगी। कैसे, बेस लेना है अपन को, अब क्षार लेना है, और क्षार भी कैसा लेना है, प्रबल वाला लेना है। और प्रबल लेंगे तो pH 14 होनी चाहिए, इससे नीचे तो क्या लें। और pH वाली अगर 14 वाली ले रहे हैं तो अपन क्या ले रहे हैं, NaOH। NaOH को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवा रहा हूँ मैं जिंक के साथ में, 2 मोल ले लें तो अच्छी बात है भाई। ठीक है। जैसे इसकी क्रिया करवा दें, क्या बनेगा, Na2Zn O2 प्लस H2। बात तो वही आ गई, अम्ल की भी क्रिया, अगर एसिड की भी क्रिया मेटल्स के साथ में करवा रहे थे तभी भी साल्ट बन रहा था और H2 गैस बन रही थी। बेस की क्रिया भी अपन, क्षार की क्रिया भी किसके साथ में करवा रहे हैं, धातु के साथ में करवा रहे हैं, तब भी क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और H2 गैस बन रही है। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। यही तो पढ़ा था। अब देखो सेकंड वाली बात, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, जैसे बेस की रिएक्शन अगर आप कार्बोनेट के साथ में करवाओगे तो कोई किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन होगी किसी भी प्रकार की। अगर किसी भी अगर बेस की क्रिया अपन कार्बोनेट के साथ में करवा रहे हैं तो। अब इसके बाद में क्या रह गया, हाँ एक चीज और रह गई थी, जैसे आपने बोला नहीं किसी ने भी कि अपन जब पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क होगा तो थोड़ा सा मेरे को भी लगेगा कि हाँ बच्चों ने कोई बात की है तो वो तो सही बात होनी चाहिए। तो मैं भी कुछ घर जाकर के उसको देखूं कि कोई भी कबार क्या होती है, ऐसी चीजें हो जाती हैं कि अपन के ध्यान में नहीं रहती। एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, वो भी कहानी भी कैसे, इसी की साइंस। एक वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना होगा। E = mc² रिएक्शन दी थी उन्होंने। E = mc²। एनर्जी होती है वो द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के इक्वल होती है। सपने में आई बताया, ऐसे बोल रहे थे इसे। इन्होंने क्या किया, घर के अंदर एक बिल्ली पाल रखी थी। अब बिल्ली आती थी, क्या हो गया, एक बिल्ली थी, एक बिल्ली का बच्चा था। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या रहते हैं कि उसी में डीपली रहते हैं, बाहर की कोई। अब वो डेली अगर उनके कमरे में घुस जाती थी, ठीक है, तो और उनका कोई भी जैसे उपकरण वगैरह हो तो छेड़ता है या कुछ भी करते होगे, तो उसने अपने नौकर को कहा था कि तू एक काम कर, मैं गेट को क्या है हमेशा क्लोज्ड रखता हूँ, है ना, तो तू इसके अगर इसके अंदर 2 होल कर दे, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बड़े वाले से, अब देखो साइंस मतलब एक वैज्ञानिक था तो उसकी भी सोच देखो कि बड़े वाले से तो बड़ी बिल्ली चली जाएगी और छोटे वाले से छोटी बिल्ली चली जाएगी। तो उसके नौकर ने कहा, महाराज ऐसे क्यों कर रहे हो, एक ही होल कर दो बड़ा वाला, इसमें से बड़े वाली चली जाएगी और इसमें से ही छोटी वाली चली जाएगी। तो कभी कभार क्या होता है, कंटेंट कहाँ से निकलते हैं, हो सकता है ऐसा कोई आप क्वेश्चन कर दे और वो मेरे भी जहन में ना हो या मैंने भी कभी उसके ऊपर कोई पढ़ा हुआ नहीं हो, तो मैं भी उसको घर जा करके देखूं। तो इसकी गलती कहाँ होती है कि आप जो पढ़ा रहे हो ना उसको घर जाके पढ़ो। से कोई भी कंटेंट तो खूब है आजकल, किसी से भी पढ़ सकते हो आप, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, कोई गाइड से भी पढ़ सकते हो ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ध्यान रखना। अब क्वेश्चन मेरा क्या था,
आपने बोला सर आप हमें हमेशा ये बता रहे हो कि हाइड्रोजन का टेस्ट तो बता रहे हो, सर CO2 का कोई टेस्ट होता है क्या? अपन किसी भी मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और उसके अंदर CO2 उत्सर्जित होती होगी, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2, तो इस CO2 का भी कोई एक्सपेरिमेंट होता होगा, कैसे पता करेंगे ये CO2 है? उसका भी तो टेस्ट होना चाहिए। हाँ, एक टेस्ट आप कर सकते हो, ऐसे बता सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर CO2 होती है ना, वो क्या करेगी कि जैसे किसी प्रक्रम के अंदर CO2 बन रही है, तो एक तो वो क्या करेगी, स्फुलिंग से बाहर निकलेगी, बुलबुले के रूप में निकलती है। अपन शीतल पे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक लेके आते हैं, है ना, वो अगर किसी भी प्रिजन से हिल जाती है, अपन उसका जैसे ढक्कन को, नोब को खोलते हैं, आपने देखा होगा लिक्विड मटेरियल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अपन एक तो थोड़ा सा आइडिया ऐसे लगा सकते हैं। और अगर कोई किसी प्रकार की रिएक्शन हो तब अपन क्या करेंगे? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो दो नाम याद रखने हैं आपको। आपको पता है एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेकंड वाली रिएक्शन पढ़ाई थी वियोजन अभिक्रिया के अंदर, उसके अंदर मैंने एक लिया था, ये देखो, लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको वैसे तो चूना पत्थर बोलते हैं अपन, लाइमस्टोन है ना, और वैसे ये संगमरमर ही होता है, ग्रेनाइट ही है ना। इसको जब अपन हीट दे रहे थे या इसको ब्रेक डाउन कर रहे थे, तोड़ रहे थे, तो ये किस में टूट रहा था, CaO और CO2 के अंदर। सिंपल सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था। अभी इस कैल्शियम ऑक्साइड होता ना, इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम, यानी बिना बुझा हुआ चूना। दो वर्ड और लिखूंगा, देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे। एक तो ये CaO है, एक मैंने लिख दिया ये देखो, एक पत्थर को तोड़ रहे हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर है, इसको जैसे ही तोड़ा आपने, अब उस पत्थर के अंदर CO2 गैस बाहर निकल रही है, बिना बुझा हुआ का मतलब क्या होगा, जैसे कली का टुकड़ा होता है ना, व्हाइट वर्निश करते हैं कली का टुकड़ा, वो क्या होता है, बिना बुझा चूना होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके अंदर जैसे ही आप पानी ऐड कराओगे, आपने देखा होगा घरों के अंदर अपन मटके के अंदर घोलते हैं, उसके अंदर पत्थर डाला, पत्थर के अंदर जैसे पानी डाला, वो क्या बन जाता है, बुझ जाता है, मतलब पानी डालते ही। अब उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कौन सा वाला बनेगा, जिसके अंदर, ऐसे मान लो इसके अंदर मैं H2O ऐड करवा दूं, H2 ऐड करवाया, क्या बना ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब देखो, आप बोल रहे हो सर कि जैसे ही अपन इसको तोड़ रहे हैं, कौन सी गैस बाहर निकल रही है, CO2। अब इस CO2 को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल देते हैं ना, इस CO2 को, जो लिक्विड बना था ना उसके अंदर भी CO2 को डाल देते हैं ना, तो एक अवक्षेप बनता है। अब अवक्षेप कैसे बनेगा, मैंने आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ कि कोई भी अगर हैवी मेटल्स है या हैवी कोई प्रोडक्ट कंपाउंड्स है, उसको अगर अपन किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, तो किसी भी कलर का वो अगर भारी होगा ना, तो बॉटम में बैठ जाएगा। मिट्टी को घोल रहे हो पानी के अंदर, मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, एक मटमेला कलर का क्या आ जाएगा, अवक्षेप आ जाएगा। उसको अब अपन अवक्षेपण प्रिस्क्रिप्शन रिएक्शन बोलते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो, ये बिना बुझा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्यूस लिख दो इसको। एक्यूस कैसे लिखूं, ये देखो, एक्यूस का मतलब होता है जलीय विलयन, जल के अंदर घुली हुई। अब जैसे ही एक्यूस के अंदर अपन घोल रहे हैं, उसके साथ में भी अपन क्या करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करवाते हैं, तो वो क्या होता है, एक अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, अब ये जो अवक्षेप बना ना, इसके अंदर जैसे मैं CO2 ऐड करवाऊंगा, ध्यान से सुनना, जैसे सफेद अवक्षेप बना मटके के अंदर, जो पानी था ऊपर की तरफ हल्का, वो सफेद कलर का बन गया। उस सफेद कलर के अंदर जैसे मैं CO2 ऐड कराऊंगा, वो सफेद कलर खत्म हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जैसे ही सफेद कलर कलरलेस हो गया, इसका मतलब अपन क्या, जो गैस निकल रही थी CO2, वो है CO2। ये क्या होता है, एक CO2 का टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा क्या है, इस चीज को भी आपको
ध्यान में रखना है। कल आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे फर्स्ट चैप्टर का, उनको आप पढ़ना अच्छे ढंग से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।